2047 तक अपनी आंखों में संजोए हुए हैं। निश्चित तौर पर उसमें स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी उनकी रहती है। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उसी विजन को, उसी संकल्प को यथार्थ पर उतारने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए बहुत ऊर्जा के साथ, बहुत कोशिश के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, श्री जगत प्रकाश नड्डा साहब को मैं उनके उद्बोधन के लिए आपकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ देवी और सज्जनों आमंत्रित कर समिट में मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी और हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री सम्माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारी हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मिस आरती सिंह राव जी, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, श्रीमती आराधना पटनायक जी एडिशनल सेक्रेटरी मिशन डायरेक्टर अपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, श्री सिबिन सी जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हमारे सभी प्रदेशों से आए हुए हेल्थ के सेक्रेटरीज और हमारे मिशन डायरेक्टर्स और हमारे वरिष्ठ ऑफिसर्स और हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, देवी और सज्जनों, आज हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सब के बीच में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, श्री नायब सैनी जी। सबसे पहले तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे इस समिट की मेज़बानी के लिए इस हरियाणा को स्वीकारा और बहुत अच्छी मेज़बानी जो आपने की है और हेल्थ को जो आपने प्रायोरिटी दी है आपके खुद के व्यक्तिगत उपस्थिति से, उसके लिए मैं विशेष करके धन्यवादी हूं कि आप इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए और आपने हरियाणा प्रदेश ने नेशनल हेल्थ मिशन के बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए हमें जो मेज़बानी का जो आपने जिम्मेवारी ली, उसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद देता हूं। आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट डिलाइट दैट वी ऑल हैव असेंबल्ड हियर for the 10th National Summit of Good Practices and Innovations in Public Health Service Delivery and the Technological Interventions। मैं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को और सभी ऑफिसर्स को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो अभी पोर्टल्स लॉन्च किए, उसके माध्यम से आपने नेशनल हेल्थ मिशन में चलने वाले वेरियस प्रोग्राम्स को आपने जो इंटीग्रेट किया है, उससे हमारे हज़ारों जो हेल्थ वर्कर्स से लेकर के जो हमारे हेल्थ के एक्टिविस्ट और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको इससे बहुत सुविधा मिलने वाली है। और साथ ही साथ जो हमारे जो इसको उपयोग में लाते हैं, यानी चाहे वो जच्चा हो, बच्चा हो, उसके सिलसिले में उस रिकॉर्ड्स को रखने में इंडिविजुअल्स को भी मदद मिलेगी। इस प्रयास के लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये जो 10वां बेस्ट प्रैक्टिसेस का समिट है, दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म में हम शेयर करते हैं स्ट्रैटेजीज, इनोवेशंस, नवाचार जो हम लोगों ने किया है। और ये जो सिस्टम्स है, ये जो समिट है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि पोटेंशियल स्ट्रैटेजीज किस तरीके से नेशनल हेल्थ मिशन को एक इफेक्टिव हेल्थ सिस्टम और एक इकोसिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कारगर उपयोग में आने वाला
ये प्लेटफॉर्म है जिसका हम सब लोग उपयोग करते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में और विशेष करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सब लोगों ने विकसित भारत की ओर जाने के लिए एक लंबी छलांग लगाई है, एक लॉन्ग लीप लिया है। वी हैव टेकन अ लॉन्ग लीप in the last decade, and that long leap under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, many new initiatives that we have taken. If I talk about the initiatives, I'll talk about the strengthening of the health system, of course in the area of science, innovations, technology, और सबसे बड़ी बात जो पॉलिसी के माध्यम से हुई है, जिसकी मैं बार बार जिक्र करता हूं, वो है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017. If we talk about the health policy which we had initiated in 1997-98 और जो लंबे समय से चल रही थी, वो क्यूरेटिव हेल्थ पॉलिसी थी। उसमें जो सारा जोर था वो क्यूरेटिव पार्ट पर था। पर इन 2017 जब हम नए हेल्थ पॉलिसी लेकर के आए तो दैट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक, इंक्लूसिव हेल्थ पॉलिसी। व्हेन आई से कॉम्प्रिहेंसिव, व्हेन आई से इंक्लूसिव, व्हेन आई से टेकिंग एवरीबडी टुगेदर एंड एवरी एस्पेक्ट टू बी टेकन केयर, तो उसमें प्रिवेंशन, प्रमोशन, क्यूरेटिव पार्ट, पैलिएटिव पार्ट, रिहैबिलिटेटिव पार्ट, जेरियाटिक पार्ट, इन सबको जोड़ करके कैसे हमारी हेल्थ पॉलिसी बने, इसको हम लोगों ने फोकस में रख करके काम किया। और जब हम इसकी बात भी करते हैं तो मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि 1,81,000, अब शायद 85,000 हो गए हैं, 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, दैट इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट, जहां हम 1.4 बिलियन पीपल को कनेक्ट करते हैं। और जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें हमारा प्रयास है कि हम प्रिवेंशन पार्ट को हम जरूर ध्यान में रखें। और प्रिवेंशन पार्ट की बात जब हम करते हैं तो हम आपके साथ यह भी शेयर करना चाहेंगे कि प्रिवेंशन में चाहे वो हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, चाहे वो ओरल कैंसर हो, चाहे वो लेडीज का ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो सर्विक्स कैंसर हो, ये सब की स्क्रीनिंग एट द एज ऑफ 30 हम लोगों ने तय की और उसको हम लोगों ने बढ़ाने का प्रयास किया है। और जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि इसमें हमको एक बहुत ही, और इसके साथ साथ जो हमारे मदर एंड चाइल्ड का प्रोग्राम है जिसमें हम 12 पैकेजेस देते हैं, उसको भी हमने ध्यान में रखा है। यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का एक्सपेंशन तो कर दिया, अब समय है हम कंसोलिडेशन करें और कंसोलिडेशन में क्वालिटी सपोर्ट हम दे सकें और क्वालिटी आउटकम्स हमारे निकल सके, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, अभी हमें खुशी है कि हम नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स एनक्वास लगभग 1,85,000 में से 50,000 में हम कर चुके हैं, लेकिन हमको इससे खुश नहीं होना है। वी शुड नॉट फील सेटिस्फाइड, वी शुड नॉट फील हैप्पी, इट इज स्टिल अ लार्जर टास्क इज लेफ्ट विच वी हैव टू डू। और एनक्वास का भी क्वालिटी में जो हमने स्टैंडर्ड्स, एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स तय किए हैं, उसको भी लगातार हमको ऑडिट करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिसमें हमको काम करने की जरूरत है। मैं यहाँ जब नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ और जब कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें रेगुलरली ऑडिट करना चाहिए और ऑडिट का मेथोडोलॉजी हमको डेवलप करनी चाहिए ताकि हम ये देख सकें कि किस तरीके से हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर उसमें काम कर रहे हैं, उसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। एक मैं यहाँ ये भी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारे इसमें बहुत ही इम्प्रेसिव प्रोग्रेस हुई है। अब जैसे मदर एंड चाइल्ड की बात करें
तो हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है वो 79% से बढ़ करके अब 89% हो गई है, which is a good increase, although we should not be satisfied, but yes, बहुत सी जो स्कीम्स आई मातृ सुरक्षा योजना के तहत और बाकी सारी स्कीम्स के तहत, उनका एक फायदा ये हुआ है कि हमारे 89% हमारी जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है वो बढ़ी हैं और 89% तक पहुंची है। हमारी डिक्लाइन ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो 42 पॉइंट्स घट गया है। अगर हम 1990 से 2023 को कंपेयर करें तो जहां 130 पर लाख लाइव बर्थ्स डेथ होती थी, वहां आज वो 88 पर लाख बर्थ्स पर हो गई है, यानी 42 पॉइंट्स काउंट कम हुआ है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि अचीवमेंट्स में हम लोगों ने इसको हासिल किया है। अगर हम यूएन रिपोर्ट की बात करें जो 2025 में आई है, उसमें नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है दैट हैज डिक्लाइंड बाय 70%। दिस इज अ वेरी गुड स्टैटिस्टिक्स विच लाइन हुआ है न्यू मोर्टेलिटी रेट, जिसके बारे में हमको सोचना चाहिए और उसको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि ये अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है ये डिक्लाइन हुआ है, इसकी डिक्लाइन 79% हुआ है। जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ये भी 79% हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन जो है वो 73% हुआ है। और इसी तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है वो भी बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है, जिसमें 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया और 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन में ओनली 0.7% हर पीपल हैव ग्लोबल केसेस में मलेरिया जो डिटेक्ट हुआ है इंडिया में, इट इज 0.7%। और मॉर्टेलिटी जो ग्लोबली हुई है उसमें 0.6% हमारी मॉर्टेलिटी हुई है। ये हमको मलेरिया में अचीवमेंट मिली है। बहुत से जो हम लोगों ने इंटरवेंशंस किए हैं, उस इंटरवेंशंस के कारण हमको ये सफलता मिली है। और मलेरिया में जो 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है उसमें हमको 0.6% की केसेस डिटेक्ट हुए हैं और 0.7 और 0.6 हमारा मॉर्टेलिटी रेट रहा है। उसके बारे में भी हमको समझना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस में, जिसमें अभी हम टीबी मुक्त अभियान हम चला रहे हैं, उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो 24 की रिपोर्ट आई है उसमें डिक्रीज इन इंसिडेंस इज 21%। एंड यू विल बी ऑल्सो हैप्पी टू नोट दैट द ग्लोबल डिक्लाइन इज ओनली 12% and our decline is 21%, and that is not by us, it is being said by the World Health Organization, that we have to understand. उसी तरीके से जो हमारा ट्रीटमेंट कवरेज है वो 92% है ट्यूबरक्लोसिस का, और ग्लोबल ट्रीटमेंट कवरेज जो है वो 78% है। इसका मतलब जो टीबी मुक्त अभियान में आप सब लोग एग्रेसिवली लगे हैं डिटेक्ट करने में, उसका एक निश्चित रूप से लाभ भी मिल रहा है और डिटेक्शन के साथ साथ क्यूरेटिव पार्ट को भी हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। अभी जो टीबी प्रोग्राम चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। हमें मालूम ही है कि हम पोलियो फ्री हो चुके हैं सिंस 2014। नियोनेटल एंड मैटरनल टेटनस का एलिमिनेशन ये 2015 में हो गया था। ट्रबकोमा इज नाउ नो मोर अ पब्लिक प्रॉब्लम, दैट वाज डिक्लेयर्ड इन 2004। और बहुत खुशी की बात है कि ओनली 1 year इज लेफ्ट और नाउ ओनली 8 months इज लेफ्ट। वी विल बी डिक्लेयर्ड कालाजार फ्री, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इट इज द लास्ट ईयर विच वी आर वर्किंग वन वर्ड फॉर WHO सर्टिफिकेशन। जो हमारे चैलेंजेस हैं वो हमारे इंक्रीजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, और इसके लिए हमको आयुष्मान आरोग्य मंदिर को स्ट्रेंथन भी करना पड़ेगा, हेल्थ प्रमोशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, मैनेजमेंट को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, और टाइमली रेफरल्स हो इसकी भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि 30 years एंड अबव हम जो 1.85 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जहां हम हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के हम वो करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, इसको और साइंटिफिक बनाने की आवश्यकता है। और मैं आराधना मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके साइंटिफिक, व्हाट आई मीन टू से इज, यू सी, एक बार किसी ने अपनी स्क्रीनिंग करा ली
तो हमारे पास फिगर आ गए, हाइपरटेंशन 41 करोड़, डायग्नोज 7.1 करोड़ एंड 5.7 करोड़ ऑन ट्रीटमेंट। उसी तरीके से डायबिटीज 41 करोड़, ओरल कैंसर 35 करोड़, डायग्नोज 2.3 लाख, ब्रेस्ट कैंसर 16.5 करोड़, सर्वाइकल कैंसर 8.9 करोड़, डायग्नोज्ड 1.1 लाख। ये तो आ गया, लेकिन इसके साथ साथ आगे फॉलोअप क्या हुआ है, इसलिए टाइमली हम इसको, फॉर एग्जाम्पल इफ somebody has got screened in the year at the age of 30, he should be also screened at the age of 35, 37, at some frequent intervals। और उसका साइंटिफिकली हमको जो मैनेजमेंट करना चाहिए उसकी हम अगर चिंता करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा सुझाव है, जिसके लिए हमको इसको आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। I tried to come out, discuss with you about the achievements which we have achieved so far। अब मैं कुछ आपको कुछ बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जो मैं ऑब्जर्व को हम लोगों ने हाथ में लिया है, उस प्रोग्राम को हम बहुत अच्छे से एक मुकाम तक पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। हमारी क्वालिटी ऑफ और जो हमारी ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी है, लेकिन एक पार्ट में हम हमेशा लैक कर रहे हैं, वो है जो हमारा हार्डवेयर है। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे नेशनल हेल्थ मिशन में प्रोग्राम से प्रोविजंस ऑफ एनएचएम के बारे में उनको जानकारी नहीं है। अगर उनको जानकारी नहीं है तो वो पीआईपी कैसा बनाएंगे, और अगर वो पीआईपी बनाएंगे तो वो कितना रियलिस्टिक होगा। आई डोंट नो वेदर आई एम एबल टू कम्युनिकेट टू यू द राइट पर्सपेक्टिव और नॉट। आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस कि हम पीआईपी जो बनाते हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड होना चाहिए, नीड बेस्ड होना चाहिए, और जो नीड बेस्ड को पूरा करने के लिए एनएचएम का एम्बिट है उसका उपयोग होना चाहिए। तो अगर हम ये करेंगे तो हमको एक अच्छा पीआईपी बनेगा। पीआईपी बनेगा तो उसमें फाइनेंशियल जब चीजें फंडिंग होगी तो इफेक्टिव यूज होगा उसका। ये हम जरूर आपसे शेयर करना चाहते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, वो कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड टाइमली यूटिलाइजेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे को यूटिलाइजेशन टाइम पर नहीं मिलता है। अब हार्डवेयर की जब मैं बात कर रहा हूं, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनना है, हमने फंडिंग कर दी। फंडिंग हमने 2023 में की, अब 2025 चल रहा है, अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। And now you are asking for more PIP. How can we give you more PIP when the utilization certificate has not come? तो इसके बारे में भी कहीं ना कहीं हमको सोचना चाहिए, और स्टेट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमको सोचना चाहिए, ऐसा मैं जरूर कहना चाहूंगा। दूसरा जो बाय सजेशन इज, जो मैं बार बार बोलता हूं वो यहां भी बोलूंगा, हम नेशनल हेल्थ मिशन में जब हम काम कर रहे हैं तो हम आपके सबसे इंपॉर्टेंट टूल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, सबसे इंपॉर्टेंट टूल, और सबसे ज्यादा इग्नोर्ड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। ही डज नॉट नो दैट योर टीबी मुक्त अभियान इज गोइंग ऑन। शी डज नॉट नो that in her little child or for newborn child is being undertaken। तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्वॉल्व करना, चीफ मिनिस्टर से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को लेटर्स लिखवाना, उनसे संबोधन करवाना,
उनसे मैसेजिंग कराना, मैसेजेस करवाना। हमारे एमपीज हैं, हमारे एमएलएज हैं। मैंने खुद पार्लियामेंट के दौरान सभी जो स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स जहां हाई नंबर ऑफ केसेस ट्यूबरक्लोसिस के थे, मैंने उनके साथ इंटरैक्ट किया, मेंबर पार्लियामेंट के साथ। लेकिन I should not say, but we have to think about it, that the mission directors, the Secretary Health, and the down the stream, the doctors, they should have a very lively contact with the public representatives. No chief medical officer calls any time any MLA. No chief minister, no block medical officer calls any time any Zilla Parishad member. They are the most important tools. They can make your work very easy. और उनको आप जब सेंसिटाइज करते हैं तो उसमें से काम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता है। इस पर हमको सोचना चाहिए, ऐसा मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पीएम अभीम, इसको हम लोगों ने लॉन्च किया, 2021 में लॉन्च किया, 2025 में वो समाप्त हुआ है। अभी वी आर गोइंग फॉर एन एक्सटेंशन, लेकिन हम फंड्स उस पर खर्च नहीं कर पाए हैं। मेरे से कई बार लोग चर्चा करते हैं बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है। मैंने सब लोगों को कहा है कि बजट माकूल है, आप बजट की चिंता मत कीजिए, खर्च करने की समय पर चिंता कीजिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा, उसको हम टाइमली स्पेंड नहीं कर पाते हैं। अब 16 फाइनेंस कमीशन आ जाएगा, तो इसके बारे में हमको सोचने की जरूरत है। और इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, बजट इज नॉट द इशू, इट इज द इशू इज दिस एक्सपेंडिचर इन टाइम दैट वी हैव टू थिंक एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट। यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। लेकिन मैंने कुछ आपके सामने जब अचीवमेंट्स की बात की, तो साथ साथ मैंने कुछ जो लिमिटेशंस और जो कुछ हमारे को ध्यान देने के योग्य वाली बातें हैं, उस पर भी आपका मैंने ध्यान आकृष्ट किया है। अभी बेस्ट प्रैक्टिसेस पे हम जरूर आप लोग चर्चा करेंगे, और उन बेस्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से जरूर हम सब लोग एनलाइटेंड भी होंगे, और आप सब लोग उसको रेप्लिकेट करेंगे अपने अपने स्टेट्स में। यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। अगेन मैं ये कहूंगा कि एंड आई मस्ट अप्रिशिएट, मुझे आप सबको इसके लिए साधुवाद भी देना चाहिए कि आप लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है। इसीलिए भारत के इंडिकेटर जो हैं वो ग्लोबल इंडिकेटर से कहीं आगे जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो भारत सरकार स्वास्थ्य के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो फाइनेंसेस जो आपको बजटिंग के माध्यम से दे रहे हैं, उसका राइटफुल यूटिलाइजेशन और राइटफुल प्लानिंग, इन दोनों पर हमको ध्यान देने की जरूरत होगी। उस पर आप जरूर ध्यान देंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका धन्यवाद। मैं फिर से नायब सिंह सैनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम में भी आए, और आपने जो यहाँ हमें हरियाणा में इस कार्यक्रम को करने के लिए आपने मेजबानी की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार जेपी नड्डा साहब आपका। सचमुच आपका जो उद्बोधन था न केवल प्रेरणाओं से भरा था, बल्कि एक नई ऊर्जा भी हर प्रतिभागी को आपके वक्तव्य ने, आपके उद्बोधन ने दी है। बहुत बहुत आभार आपका। देवी और सज्जनों, वक्त हो चला है कि हम चंडीगढ़ से खबर है। श्रेष्ठ एवं अनुकरणीय कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस तरह की समेट का चलाया जाना महत्वपूर्ण। स्वास्थ्य के प्रति मुख्यमंत्री सैनी काफी जागरूक हैं, नड्डा ने कहा है। तो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ये तमाम बातें कही। चंडीगढ़ में पहुंचे श्रेष्ठ एवं अनुकरणीय प्रधानों का राष्ट्रीय कार्यक्रम में यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे, और आपने अभी सुना उन्होंने कहा इस तरह की समिट का चलाया जाना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के प्रति मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
लगातार काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ से खबर, श्रेष्ठ एवं अनुकरणीय प्रथाओं का राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। तो गुरुग्राम से ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव टला। तो सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव आज होना था, वो टल चुका है। मेयर स्वस्थ न होने के कारण चुनाव टाला गया है। गुरुग्राम से खबर है, सीनियर और डिप्टी मेयर का आज चुनाव हो रहा था, जो कि अब टल चुका है। मेयर स्वस्थ नहीं, जिसके कारण ये चुनाव टाल दिया गया है। गुरुग्राम से खबर है, आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था। 11 बजे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के चलते, मेयर का स्वास्थ्य खराब होने के चलते फैसला लिया गया है और अब ये चुनाव टाल दिए गए हैं। लंबे वक्त बाद इस पर चुनाव होने थे, लेकिन एक बार फिर ये चुनाव टल चुके हैं। और आपको बता दें, मेयर के चुनाव होने थे, जो कि अब टल चुके हैं। सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर पद पर चुनाव होने थे और आज एक अहम बैठक का भी आयोजन होना था, लेकिन अब स्वास्थ्य खराब होने के चलते, मेयर का स्वास्थ्य खराब होने के चलते ये चुनाव टाल दिए गए हैं। आज सुबह 11 बजे चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी थी। सभी पार्षदों को ये कहा गया था आप बैठक में मौजूद रहे, लेकिन अब ये चुनाव टाल दिए गए हैं। मेयर की तबीयत खराब होने के चलते, स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है और अब चुनाव टाल दिए गए हैं। सीनियर और डिप्टी मेयर पद पर चुनाव होने थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर चुनाव होने थे, लेकिन अब वो टाल दिए गए हैं, क्या कारण इसके पीछे बताए जा रहे हैं?